एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस यानी कि विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी पूरी किताब के रहेंगे। और आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर के साथ आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल से ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है। अध्याय 1 से लेकर के हम अध्याय आपका लास्ट जो अध्याय है पर्यावरण तक चलेंगे और सारे अध्याय कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इस वीडियो में है ना, पूरे डायग्राम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो एलपीजी का दहन ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। बाकी सारे जो हैं ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि एलपीजी का दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट रहेगा, तो बिल्कुल से ध्यान से देखते रहें। अगला है आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं। तो देखो अवशोषण हो रहा है जहाँ पे वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ये रहेगा आपका ऊष्मा शोषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में ना, निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो बर्फ का पिघलना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी सारी रासायनिक क्रियाएं यहाँ पे आपको दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या फिर मिश्रण। तो अभिकारक वो कहलाते हैं, क्या है ना, जो भाग लेते हैं वो अभिकारक हैं और जो बनता है वो उत्पाद आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, तो वो विकृत गंधिता के कारण वो सड़ जाते हैं, ये रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको एक अभिक्रिया दी गई है 6Fe2O3 + 2Al, है ना, इस तरीके से अभिक्रिया है। तो इसमें विस्थापन हो रहा है यहाँ पे तत्वों का, देख सकते हो, है ना। तो ये आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है पूरी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है? तो वो एक्वा रेजिया का विलयन होता है जो सोने को गला देता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान के रूप में रहेगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है खालिस्तान अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब प्रतीक के आधार पर उसे निरूपित करना एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को, तो वो रासायनिक समीकरण हो गया। अगला है, लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो जंग से बचाने के लिए भी लिख सकते हो या फिर संक्षारण से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है वो वियोजन है ना, मतलब टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं ना, तो वो वियोजन। अगला है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है ना, तो ये आपका आंसर रहेगा संक्षारण। अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी में दिया गया है, तो जंग लगना क्या है? जंग लगना यहाँ पर संक्षारण कहलाता है, इसकी लास्ट से भी मिल सकती है, फर्स्ट से भी। पेट्रोल का बाष्पीकरण तो एक भौतिक परिवर्तन है, एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना संक्षारण है ना। तो सामने ही आंसर आपके दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और सही जोड़ियाँ दी गई हैं। पहला है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो ये यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। प्रकाश के द्वारा अपघटन तो प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन तो विद्युत अपघटन, ठीक है। अगला है, ऊष्मा का अवशोषण, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऊष्मा का उत्पन्न यानी कि उत्सर्जन, तो वो ऊष्मा क्षेपी में, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये सही जोड़ियाँ रहेंगी। अगले क्वेश्चन में सत्य सत्य कुछ दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य रहेगा। पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, मतलब जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी कि अपचयित हो जाती हैं वे ऑक्सीकारक, तो ये आपका सत्य है। अगला है, श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। और लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, तो ये एक रासायनिक क्रिया होती है, तो इसको असत्य लगाएंगे, है ना। इस तरीके से आपके कंप्लीट हैं। अगले क्वेश्चन में एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, फिर 2 नंबर अध्याय है, 3 नंबर, इसी तरीके से सभी के दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। देखो जो क्वेश्चन है कि पेट्रोल का बाष्पीकरण कौन सा परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला है, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना कौन सा परिवर्तन है, मतलब जो लाल दिखाई देने लगे छड़ इतनी गर्म करना, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है।
उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? तो वो हाइड्रोजन गैस होती है जो पॉप ध्वनि से जलती है। अगला है H2 का योग O2 का ह्रास अपचयन कहलाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG का दहन कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2 अंक के रूप में क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिफन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मतलब उसे साफ करने के लिए एक तरीके से उसे साफ किया जाता है, ताकि उसके धूल कण जो भी परत उस पर जमी गई है वो हट जाए और वो क्या करे, ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ पाए और क्रिया कर सके, है ना। अगला क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखो श्वसन जब हम अंदर लेते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमने भोजन भोजन वगैरह किया होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और फिर उससे ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है ना, वो ATP की ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये वहाँ पे ऊर्जा निकल रही है और जहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया उसे कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दे करके समझाइए। तो अवक्षेपण क्रिया जो होती है, दो अभिकारकों के विलयन आपस में क्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो इस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, तो उसे अवक्षेपण, है ना। ये इसका जो है समीकरण भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं और विकृत हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर, देखो यहाँ पर दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, तो वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया है ना। जैसे CO+O2 ये दो तत्व मिले तो CO2 बन गया, है ना, इसी तरीके से। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है दूसरे का अपचयन होता है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हो, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। अगला है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं ना, ताकि वो जंग ना लग सके। अगला है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम क्या है? बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे मिट्टी के संपर्क मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखो संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया से पहले उसके पश्चात एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो बस रासायनिक समीकरण जो होता है संतुलित, मतलब उसी तत्व का यहाँ पे एक अगला रूप हमें दिखाई दे, वो दोनों समान हो, है ना, तो ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है जब कील जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाए तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के साथ के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है ना, इसलिए उसका रंग चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, है ना, और खाद्य बचा पदार्थों से बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उस पर नाइट्रोजन का प्रभाव किया जाता है, ताकि खाद्य पदार्थ क्या है, ज्यों के त्यों वैसे रहें, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो अधिक समय तक उपचयित होकर अपना स्वाद बदल देते हैं, गंध बदल देते हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है जब कुरकुरे वगैरह भी आप देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 नंबर में, संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी हो गई है ना, उसके संपर्क में आती है, खासकर लोहे की वस्तु, तब ये संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या रहेंगे इसके, लोहे में जंग लगना, है ना, उस पर लाल या भूरी परत चढ़ना, वो जंग होती है ना, चांदी की सतह काली पड़ जाना, ये क्या संक्षारण ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका अगले चैप्टर से आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर अध्याय दिया गया है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो 2 नंबर अध्याय को हम यहाँ पे देख लेते हैं, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है पाचक रसों के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान है, तो वो 7 से कम होगा। देखो अगर आमाशय पाचक रसों की बात करी जाए तो वहाँ पे अम्लीय माध्यम होता है, तो 7 से कम ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो लाइम जूस, चूने का पानी। तो लाइम जूस जो है प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। अगला है अपच के उपचार के लिए कौन सी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटासिड जो औषधि होती है वो अपच के उपचार के लिए औषधि उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे तो होते हैं, साथ ही नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पीएच की परास तो 0 से 14 होती है, आपने पूरा पढ़ा होगा। 7 पर उदासीन होता है, 7 से ऊपर है तो क्षारीय माध्यम, 7 से कम है तो अम्लीय माध्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो मेथेनोइक एसिड होता है ना। लाल चींटी की या चींटी की बात करी जाए तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अगला रिक्त स्थान के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है क्योंकि नींबू खट्टा होता है, ठीक है। अगला है खट्टे दूध में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है तो लैक्टिक, है ना। खट्टे दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक होता है। अगला है आपका साकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान उपस्थित होता है। देखो नेटल के डंक की बात करी जाए, चींटी के डंक की बात करी जाए तो वो क्या होता है आपका? मेथेनोइक अम्ल ही होता है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। CaOCl2 है ना, इसका प्रचलित नाम जो है ब्रंजक चूर्ण है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी में बनता है। अगला क्वेश्चन आपका सत्य सत्य के रूप में दिया गया है। पहला आपका दिया गया NH3 यानी कि अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो ये आपका गलत है क्योंकि अमोनिया एक अम्ल नहीं है। अगला है कि मैथिल ऑरेंज एवं फेनोफ्थैलेन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो बिल्कुल सही है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो यह सत्य है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, तो ये सही है। लेटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सही है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान यहाँ पे 5 बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यही रहेगा, है ना। कम हो सकता है और इससे ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, 7 से कम ही रहेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण क्या होती है? देखो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें और लवण और जल उनसे बने, है ना, तो वो उदासीनीकरण मतलब उदासीनीकरण हो जाता है एक तरीके से, है ना। अम्ल और क्षार को मिलाया जाए तो वो जल और लवण बनाते हैं, तो यह उदासीनीकरण है, ठीक है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ कौन सा होता है? तो वो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्रंजक चूर्ण जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो लिटमस पेपर जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार क्या होते हैं? वो लाल को नीला करते हैं ना, कि विपरीत करते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना? तो 5.6 से कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिएगा जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 इसका प्रचलित नाम ब्रंजक चूर्ण पढ़ा हमने। अगला है धावन सोडा का एक उपयोग, तो कांच व साबुन उद्योग में धावन सोडे का उपयोग होता है। बेकिंग सोडे का उपयोग तो बेकरी उद्योग में और त्वचा साफ करने में इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि रखा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है और इसमें नमी या फिर जलवाष्प से क्रिया करके या कठोर पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ये वही है जहाँ पे अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं और उससे क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, साथ ही लवण का निर्माण होता है, तो ये उदासीनीकरण। क्षारक किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं और लिटमस पत्र को नीले को लाल कर देते हैं ना, तो लाल को नीला करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? जो मतलब जिससे पता चल जाए कि हाँ अम्ल अम्ल है या क्षार है ना, प्राकृतिक रूप से संश्लेषित रसायन होते हैं जो, है ना। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? ये क्या होती है? तो अम्लीय वर्षा, देखो अम्लीय वर्षा में जल के मतलब वर्षा का जो जल है, जो पानी बरसा है, पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है, मतलब 5 से 6 के बीच हो जाए, इतना अगर पीएच मान गिर जाए तो वो अम्लीय माध्यम में रहेगा, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन 4 अंक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसी आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो ये रहेगा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है ना, तो इस तरीके से इसका सूत्र भी आपको दिया गया CaSO4 1/2H2O, है ना, ये हमारा हाइड्रेटेड रहता है।
और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे दिया गया है ना, ये जिप्सम का यहाँ पर रहेगा सूत्र, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दोनों का याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मूर्तियाँ खिलौने हो गए है ना, ये बनाने में है। और टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने के जो प्लास्टर बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती हैं। दांत लगाने के लिए सांचे जो बनाए जाते हैं वो इससे ही बनते हैं। इस तरीके से ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे को हम यहाँ पर कांच में, साबुन उद्योग, कागज उद्योगों में यूज करते हैं, और साफ सफाई के लिए भी धावन सोडे का यूज होता है। जबकि बेकिंग सोडे का उपयोग हम बेकरी में करते हैं ना, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग सोडा और अग्निशामक में किया जाता है, मतलब जो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो क्षार और अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कड़वे कसैले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो कि H+ आयन होते हैं, ये OH- आयन देते हैं। ठीक है, इसका pH मान 7 से कम होता है, ये 7 से अधिक ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका अगले अध्याय से रहेगा जो कि है धातु एवं अधातु, 3 नंबर का अध्याय है धातु अधातु। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं, तो चमकहीनता है ना, ये नहीं किया जाता है। जबकि ध्वनिक प्रकृति है ना, तो ये मतलब नहीं किया जाता, वो बात पता है। हीनता नहीं होती है, चमक तो होती है धातु में, हीनता नहीं होती है चमक की। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक होती है। तो आयोडीन जो है इनमें, आयोडीन जो धातु हमारे नमक में पाई जाती है, नमक क्यों चमकता है, इसी धातु के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु अधातु द्रव होती है। तो ब्रोमीन है ना। और धातु की बात करें, अधातु की, धातु कौन सी द्रव होती है, तो धातु होती है पारा, और धातु होती है आपकी ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जब जल के साथ क्रिया करता है ना, तो जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन गैस बनती है जल धातु के साथ अभिक्रिया करे। अगला क्वेश्चन सत्य सत्य के रूप में दिए गए। देखो ये जो ग्रीन है वो आपके सत्य हैं, बाकी जो रेड में है वो आपके असत्य हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट इनको। अगला क्वेश्चन आपका एक शब्द या वाक्य में दिया गया है। तो पहला दिया गया है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो वो Hg या पारा है ना, ये धातु होती है ना, Hg से प्रदर्शित करते हैं, मरकरी भी कहते हैं। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में, यानी कि पारा को छोड़कर के सारी पाई जाती है। अगला है अमलगम का उदाहरण दीजिए। तो पारा व चांदी का मिश्रण है ना। अमलगम कहते किसे हैं, जिसमें देखो कोई भी धातु अन्य हो लेकिन पारा एक होनी चाहिए। पारा यहाँ पे जैसे चांदी है और पारा है तो ये अमलगम हो गया। जैसे पारा हो गया और हमारा कौन सी दूसरी धातु कोई हो गई है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अमलगम। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो अधिक अंतर आयनिक आकर्षण, जो आंतरिक आकर्षण बल होता है उसके कारण है ना। ऐसी दो धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो जो पोटेशियम और सोडियम ये होती हैं, ये ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजिया के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के नाम, तो पोटेशियम, सोडियम है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिए गए हैं आपको सिक्वेंस में, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होती है, फिर सोडियम है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो वो होती है गोल्ड यानी कि सोना। अगला है सोनो रस का उदाहरण है। तो मंदिर के जो घंटियां होती हैं, स्कूल की घंटी होती है, वो सोनो रस की, मतलब तभी उससे इतनी ध्वनि फैल पाती है। अगला आ जाता है इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि भर्जन किसे कहते हैं। तो आंसर आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसको समझाइए। तो इसकी अभिक्रिया भी दी गई है। और उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को बताते हैं, समझाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है निस्तापन किसे कहते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया को निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन दोनों में अंतर याद कर लेना है ना। साथ ही आपको आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है ना कंप्लीट करके जाना है, मैंने वीडियो डाला था उसको देख लेना, उसका सॉल्यूशन है ना। अगला है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों धातुओं के समांगी मिश्रण को है ना, मतलब दो या दो से अधिक धातुएं जब मिलें तो मिश्र धातु बन जाती है। और ये आपके सामने यहाँ पे पूरा आंसर है। एनोडीकरण क्या होता है। तो देखो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। तो
ऑक्साइड की परत अगर एल्यूमिनियम पर चढ़ाई जाए तो वो एनोडीकरण उसको कह देंगे, और मतलब वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्षरण से बचाती है, तो ये रहेगी एनोडीकरण की क्रिया। अगला है कि आयनिक यौगिकों से के 3 गुण लिखिए। तो गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, जल में घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशीलता अघुलनशीलता होती है ना, और विद्युत की सुचालक होती हैं जो आयनिक तत्व होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म के आधार पर यहाँ पे क्या लिखना है आपको। तो ये धातु धातु में अंतर लिखना है आपको। तो धातु चमक के आधार पर, तो धातु में चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती है, जबकि ग्रेफाइट और आयोडीन ये दो ऐसी धातु हैं जिनमें चमक जो है पाई जाती है। अगला है कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, जबकि जो सोडियम पोटेशियम है ये कठोर नहीं होती है, ये आसानी से जो चाकू से काटी जा सकती हैं, है ना। हीरा सबसे अधिक अधातु है जो कि कठोर होती है। इस तरीके से आपके सामने पूरी धातुएं बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धातु के प्रमुख भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं आघातवर्धिनी होती हैं ना, ध्वनिक प्रकृति होती हुई इनकी, धातुएं कठोर होती हैं। तो इस तरीके से कर लेना। अगला अध्याय आपका जाता है 4 नंबर का, जो कि कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में नहीं आने हैं, तो हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित या बट जाती हैं, तो किण्वन कहलाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक या क्रियाशील, है ना। जिसमें देखो किण्वन को समझेंगे कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक, मतलब एंजाइम की उपस्थिति में जो जटिल बड़े बड़े अणु हैं वो सरल अणुओं में बदल जाएं, कार्बनिक यौगिक बन जाए, तो अपघटित हो जाते हैं, तो वो किण्वन हमारी कहलाती है। अगला है क्रियात्मक या क्रियाशील के 4 विभिन्न उदाहरण लिखिए। तो ये आपके सामने रहेंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियाशील समूह। अगला है ऑक्सीकारक क्या होती है। तो जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन की क्षमता जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मैथेन हो गया, एथेन हो गया, ये सारे कुछ। अगला है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध होते हैं कार्बनिक यौगिकों के मध्य। अगला है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं। तो कार्बन के 2 गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है, तो चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन क्षमता होती है। अगला आपका दिया गया अपर रूप क्या है। तो अपर रूप देखो, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप में को अपर रूप कहा जाता है ना। हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप ही है ना, तो इस तरीके से अपर रूप होता है। अगला है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अणु की संरचना बिना परिवर्तन किए उसका एक परमाणु या परमाणु के साथ समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो वो प्रतिस्थापन कहलाती है। अगला क्वेश्चन मतलब विस्थापन एक तरीके से। अगला है क्वेश्चन खनिज व अयस्क को समझाइए ना। गैंग भी कई बार आया आपके पेपर में, खनिज अयस्क व गैंग, है ना। गैंग क्या होती है, जैसे हमने धातु को खोजा कहीं कहीं से, है ना। धातु ऐसी तो मिल नहीं जाती कि सीधा आपको 1 किलो सोना कहीं पे मिल गया, है ना। जमीन में सोना छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, उसमें जो पाई जाने वाली छोटी छोटी मिट्टी के कण होते हैं वो से हम गैंग कहते हैं, है ना। ये याद रखना। खनिज क्या होते हैं, तो वे तत्व यौगिक जो भूपर्पटी के में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं ना जमीन में, है ना, तो उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज यहाँ पे लिखना चाहिए था। अगला है अयस्क क्या होती हैं। तो देखो कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं जिसे आसानी से निकाला जा सके, अयस्क हैं। अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण आपके सामने दिया गया है कि उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजन कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया समावयवी समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाएं तो वो कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। अगला है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजक जो है आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, मतलब एकल सहसंयोजक आबंध हैं तो संतृप्त हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 4 अंकीय दिया गया साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए।
तो सावन की सफाई प्रक्रिया, सावन का अणु दो भागों में बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, दूसरा होता है आपका Na+ युक्त छोटा अम्लीय भाग। इसमें R जो है जलपरागी है ना। सावन की प्रक्रिया पूरी पढ़ लेना और इसका डायग्राम भी समझ लेना। अगला क्वेश्चन आपका दिएगा, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र व संरचना सूत्र। तो देखो जो दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पे 4 ठो दिए गए हैं। मेथेन का CH4 होता है, इसका इस तरीके से बन जाएगा है ना, C&H4, ये आपके सामने है। एथेन C2H4, इसका संरचना सूत्र याद हो तो आप ये आसानी से बना दोगे संरचना, ठीक है। C2H4 एंड ये रह गया एथाइन की C2H2, ठीक है। कोई भी आप बना सकते हो, ये रहेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो आंसर आप देख ही पा रहे होंगे, साबुन और अपमार्जक है ना, दोनों में अंतर आपको याद कर लेना है। चलिए हम बढ़ लेते हैं आपके अगले अध्याय की ओर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले तो क्या दिया गया, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक है ना, इसमें अंतर आपको याद करके जाना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम अगले 5वें अध्याय में, जो कि आपका दिया गया यहाँ पे जैव प्रक्रम है ना। तो इसे जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। एंड पार्ट आपको बायोलॉजी का देख लेना है, मैं वीडियो डाल दूंगा। अभी ये केमिस्ट्री हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। अब हम बायो को अगले वीडियो में, फिर फिजिक्स को अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।